हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। और पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो हम लोग देख रहे हैं 7वीं क्लास का SCERT की किताबें। हम लोग इसके पहले महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के पहले हम लोगों ने ख़त्म किया। अभी हमारा जो क्लास है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की, है ना। इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। रामानुज के विचारों का प्रभाव दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला, है ना। रामानुज के विचारों का जो प्रभाव है, रामानुज के विचारों का जो प्रभाव दिखता है, कह रहा है कि दक्षिण भारत से महाराष्ट्र तक फैला। देखिए, महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी, है ना, जो विष्णु का एक रूप है, वहाँ से इन लोगों ने प्रारंभ किया था, है ना। और यहाँ पे देखेंगे इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं, इनकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। और महाराष्ट्र के भक्ति संतों का जो नाम देखेंगे, गणेश्वर हो जाएंगे, नामदेव हो जाते हैं, एकनाथ हो जाएंगे, तुकाराम हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर हो जाएंगे, है ना, सक्कूबाई हो जाएंगे और चोख मेला भी हो जाते हैं। ये सारे नाम हो जाते हैं। दो जो आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के जो संत हैं। जो सवाल पूछा जाता है आपसे, इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो बनता है, वो रामानंद से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। रामानंद राम भक्त संप्रदाय के प्रवक्ता थे। रामानंद जो है, यहाँ पे देखिए आप लोग, रामानंद जो होते हैं यहाँ पे, रामानंद, है ना, रामानंद की अगर बात करें तो देखिएगा ये राम भक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और रामानंद के शिष्य दो भागों में विभक्त हो गए। एक हो जाते हैं सगुण और दूसरे नाम हो जाते हैं निर्गुण। देखिए, अगर हम लोग रामानंद की बात करें, है ना, तो रामानंद के 12 शिष्य थे, है ना, 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनको द्वादश महाभागवत कहा जाता है, जिनको द्वादश महाभागवत कहा जाता है ना, जिनको द्वादश है ना, महाभागवत कहा जाता है, भागवत, ठीक है। रामानंद के कितने शिष्य हो जाते हैं? 12 शिष्य हो जाते हैं, है ना। 12 शिष्य होते हैं जिनको द्वादश महाभागवत कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इनके शिष्यों में बहुत सारे नाम हैं, पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम देखते हैं, अनंतानंद हो जाएंगे, अनंतानंद हो जाते हैं। पीपा भी नाम है, आप सुनते होंगे, ये भी बहुत बड़े संत थे जो रामानंद के शिष्य थे, है ना। पीपा हो जाएंगे, सेन हो जाएंगे, सेन के बाद धन्ना का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद सुखानंद का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुखानंद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कबीर हो जाएंगे, और कबीर के बाद रैदास हो जाते हैं, है ना, रैदास हो जाते हैं। और रैदास के बाद सुरसरी, है ना, सुरसरी हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए पद्मावती भी हो जाते हैं, पद्मावती। मतलब इतने सारे रामानंद के शिष्य हैं। पूछा जाता है, कबीर का एक दोहा है, बहुत ही फेमस है, अगर देखिएगा यहाँ पे, चलिए मिटाते हैं इसको। कबीर का एक दोहा है ना, लाली तेरे लाल की। अगर आप लोगों को इसका अगर मतलब समझ में आए तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। लाली तेरे लाल की, जित देखन तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अगर आप कबीर को पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो उम्मीद हम करेंगे कि ज़रूर आप इसका मतलब, इसका जो अर्थ है, इसका जो व्याख्या है, ज़रूर आप बताइएगा, है ना। लाली तेरे लाल की, जित देखन तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो इन्होंने कहा कि रामानंद के शिष्य जो हैं दो भागों में बट गए। एक का नाम होता है निर्गुण और दूसरे का नाम क्या हो जाता है? सगुण हो जाता है ना। अब आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। चलिए, एक का नाम सगुण हो जाता है, दूसरे का निर्गुण हो जाता है ना। देखिए, कहा जा रहा है कि सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत जो हैं वो तुलसीदास थे, है ना, तुलसीदास थे। और जिन्होंने रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस को अवधी भाषा में किसने लिखा? तो रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा, है ना। और ये सगुण संप्रदाय के प्रमुख संत थे, है ना।
मुझे लगता है याद हो गया होगा। सगुन संप्रदाय के प्रमुख संत हैं तुलसीदास, और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे, है ना। यहाँ पे देखिएगा मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था, है ना। और मीराबाई दलित वर्ग के रैदास के शिष्या बनी, है ना। रैदास, रविदास, रैदास, है ना, रविदासिया पंथ। थोड़ा सा इनके बारे में जानिए, बहुत आजकल सवाल पूछने लगे हैं, है ना। तो देखिएगा इनका जो रैदास जो है यह रामानंद के शिष्य हो जाते हैं, रामानंद के शिष्य है ना। ये रामानंद के शिष्य हो जाते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद के शिष्य हो जाते हैं। इनको संत शिरोमणि रैदास कहा जाता है ना। याद रखिएगा, संत शिरोमणि, शिरोमणि, है ना, रैदास कहा जाता है, रैदास, ठीक है। देखिए इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में 1376 में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में 1376 में वाराणसी के गोवर्धनपुरी गांव में हुआ था इनका जन्म, वाराणसी में, है ना। तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में, ठीक है, याद रखिएगा। एक और भी इम्पोर्टेंट है, रविदास जी ने, है ना, सॉरी, हाँ, यहाँ पे रविदास जी ने रविदासिया पंथ चलाई थी। रविदासिया पंथ इन्होंने चलाई थी। रविदासिया पंथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनकी जो रचना है ना, इनकी जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में मिलता है ना। गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में मिलता है इनका रचना, है ना। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ हो जाता है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए गीता और मुसलमानों के लिए कुरान और ईसाई के लिए बाइबिल, उसी तरीके से ये हो जाता है गुरु ग्रंथ साहिब का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये धार्मिक ग्रंथ हो जाता है ना। तो यही कहता है कि मीराबाई का संबंध मेवाड़, कहाँ पे, तो मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। और मीराबाई दलित वर्ग के रैदास के शिष्य थी। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने शैशवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म का सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। कबीर के विचारों का संग्रह जो है बीजक में मिलता है। कबीर के विचारों का संग्रह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक, है ना। कबीर के विचारों का जो संग्रह है बीजक में मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, बीजक में मिलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला, गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन है गुरु अर्जुन देव ने किया, है ना। गुरु अर्जुन देव ने किया, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। रैदास जी के द्वारा भी, रैदास जी की जो रचना है उनका भी संकलन आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है गुरु, पांचवी जो गुरु हैं अर्जुन देव, इनके द्वारा किया गया था, है ना। सिखों के पांचवें गुरु हो जाते हैं। उसके बाद कबीर रामानंद के शिष्य थे, है ना। कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, जो हम लोगों ने चर्चा किया, है ना। 12 शिष्य हो जाते हैं जिनको द्वादश महाभागवत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बिहार के संत दरिया साहब, बहुत बेबी आई है आपके लिए, है ना। बिहार के संत दरिया साहब, ठीक है। देखिए दरिया ग्रंथ के, दरिया पंथ के प्रवर्तक दरिया साहब को उनके अनुयायियों द्वारा कबीर का अवतार भी माना जाता था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि दरिया, जो दरिया पंथ के प्रवर्तक हैं जिनका नाम है दरिया साहब, उनकी अनुयायियों द्वारा कहा जाता है यह कबीर के अवतार हैं, है ना। दरिया साहब को उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनको कबीर का अवतार कहते हैं, ठीक है। दरिया साहब के विचारों में एकेश्वरवादी भावना थी, एकेश्वरवादी, और ये भावना कहीं ना कहीं कबीर के भी विचारों में प्रदर्शित दिखता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। ईश्वर को दरिया साहब ने
क्या माना, निराकार, है ना, और निर्गुण और निराकार माना। आगे हम लोग देखेंगे गुरु नानक कबीर के समकालीन कौन थे, गुरु नानक जी थे। पूछा जा सकता है कि गुरु नानक जो हैं कबीर के समकालीन हैं। भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय जो है सोहरावर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद ही रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ा करके हम आपको दिखाते हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की जो स्थापना का श्रेय है सोहरावर्दी सिलसिले के संत हैं जिनका नाम है बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। और सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है ना, जहां पर क्या इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है ना। आगे हम लोग देखेंगे गुरु को पीर, ठीक है, गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है ना। सूफी संतों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गुरु को पीर कहा जाता है ना, गुरु को पीर कहा जाता है, ठीक है, गुरु को पीर और शिष्य को जो है मुरीद कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फुलवारी शरीफ खानकाट, है ना, फुलवारी शरीफ खानकाट, यह मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा लिखित कुरान प्रति सुरक्षित है। औरंगजेब ने यहाँ पर कुरान की प्रतियां जो लिखी थी वह सुरक्षित है बिहार शरीफ खानकाट में। इस खानकाह में अरबी फारसी राजाओं की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए हुए थे, जो भी आई है आपके लिए। इस खानकाह में जो आप देख रहे हैं फुलवारी शरीफ खानकाह जो है, इसमें अरबी फारसी भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय यहाँ पे आए थे। और खानकाह लाइब्रेरी की बात करें तो यह 400 वर्ष पुरानी है। खानकाह लाइब्रेरी की बात करें तो यह 400 वर्ष पुरानी हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिए, कहता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय सिलसिला चिश्ती था, है ना। पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन सिलसिला का नाम बताइए, तो भारत का सबसे लोकप्रिय जो सिलसिला है चिश्ती हो जाता है, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई है। इसकी जो स्थापना है चिश्ती सिलसिला का वो अजमेर में होता है ना, अजमेर में होता है। किसके द्वारा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में इसकी स्थापना होता है ना। और चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का, है ना, चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय कौन बनाया, तो इसको निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बनाया जाता है। इसको निजामुद्दीन जो है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बहुत लोकप्रिय बनाया गया, है ना, औलिया के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में हजरत मखदून शराफुद्दीन याहिया मनीरी का विशेष महत्व है ना। चलिए आगे हम लोग देखें, बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संतों में, ठीक है, फिरदौसी सिलसिले का संबंध कहाँ से है, तो बिहार से हो जाता है ना। बिहार में बहुत ही ज़्यादा यह प्रसिद्ध रहा फिरदौसी सिलसिला। संतों में हजरत मखदूम शराफुद्दीन याहिया मनीरी का विशेष महत्व है। और बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मज़ार है, जो पूछा गया है बीपीएससी में, है ना। मनेरी साहब का मज़ार कहाँ है, तो बिहार शरीफ में हो जाता है। इनका दरगाह यहाँ पे मिलेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे हो जाएगा, तो अजमेर में हो जाएगा। अक्सर दरगाह पूछा जाता है, इसलिए बहुत VBI हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो दरगाह है आपको अजमेर में हो जाता है ना। एक और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एकदम फैक्ट ही देखिए। यहाँ पे संतों का संबंध जो है कभी कभी जगह से भी पूछा जाता है। जैसे में निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहाँ से है, तो दिल्ली से हो जाएगा, है ना। पूछा जाता है यह प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो दिल्ली से हो जाता है। और शंकर देव का जो संबंध है यह असम से हो जाएगा। और नामदेव का जो संबंध है, नामदेव का,
ये पंजाब से हो जाता है ना। और मीराबाई का जो संबंध है वो संबंध राजस्थान से हो जाता है। और संत दरिया साहब का जो संबंध है बिहार से हो जाता है, जो BBI है ना। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का संबंध कहाँ से? दिल्ली से, है ना। शंकर देव का संबंध कहाँ से? असम से हो जाता है। और नामदेव का संबंध आपको पंजाब हो जाएगा। और मीराबाई का संबंध राजस्थान से हो जाएगा, है ना। और संत दरिया साहब का जो संबंध है यह बिहार से हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, अलवार और नैनार जो है दक्षिण भारत के संत हो जाते हैं, है ना। अलवार और नैनार यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के ये संत हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद चलिए हमारा जो 7th क्लास का जो बुक है, 7th क्लास का, है ना, इसमें हम लोग अगला टॉपिक जो है, अध्याय हमारा जो है ना, 8वां अध्याय हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष, है ना। क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। पूछा जा सकता है आपसे कि तेलुगु साहित्य का विकास कहाँ पे हुआ, किस साम्राज्य में? तो ये विजयनगर में हो जाता है। बहुत BBI है ना। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही है। बहमनी राज्य में मराठी जो है प्रशासन की भाषा रही है ना। और बंगाल के शासक जो हैं, जिनका नाम है नुसरत शाह, ने रामायण और महाभारत का बंगाली अनुवाद किया था। और आपके लिए बहुत BBI हो जाता है ना। बहमनी राज्य में मराठी जो है प्रशासन की भाषा है। पूछा जा सकता है तेलुगु साहित्य का विकास किस साम्राज्य में किया गया? विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बंगाल के शासक जो हैं, जिनका नाम है नुसरत शाह, और नुसरत शाह ने ही रामायण और महाभारत का अनुवाद किस में किया? रामायण और महाभारत का जो अनुवाद है इन्होंने बंगाली भाषा में किया है ना। ये पूछा जा सकता है। देखिए, ये हो जाता है जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित जो पद्मावत का बंगाल में अनुवाद किया गया, है ना। देखिए, अलाओल के द्वारा जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगाल में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई, है ना। एक प्रेम कहानी लिखी गई। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। कहते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की और इसके नायक जो हैं राम को बना दिया, है ना। देखिए, ये सब जो किताबें जो आप देख रहे हैं, आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, है ना। तो शिक्षक बनने वाले हैं तो इतिहास को बहुत करीब से पढ़िए। इतिहास में विश्लेषण की जो क्षमता है ये बहुत डिमांड करता है ना। और इसमें सटीकता भी बहुत सारा चीज़ें दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बना करके एक प्रेम कहानी लिखी गई, है ना। उस किताब का नाम है पद्मावत और जिसका राइटर है मोहम्मद, है ना, जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पद्मावती हैं और अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रेम है वो बहुत दूर की बात है ना। उससे इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी बना करके इस पे भारत में देखिएगा एक मूवी आई थी पद्मावत को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध पता नहीं क्या क्या किया, है ना। इतिहास से परे चीज़ को भी लोग क्या कर लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, है ना। इतिहास में उसका वर्णन ही नहीं है, जैसे इतिहास में राम का भी वर्णन नहीं है। चलिए छोड़िए सब बातें, है ना। तो ये एक नायक हो जाते हैं, एक कवि की कल्पना हो जाता है ना। और कवि की कल्पना को ही हम लोग सच मान बैठते हैं, ठीक है। हालांकि इतिहास में भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है ना। वैज्ञानिक कोई सोर्स भी नहीं है कि राम थे। खैर छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करें, लेकिन हम लोग टीचर बनने वाले हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से विश्लेषण भी करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बिहार की भाषाओं में। देखिए, जब हम PhD कर रहे थे तो पहले जैसे ग्रेजुएशन किए, PG वगैरह किए, तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्या होता है,
एक दृष्टिकोण नहीं डेवलप हो पाता है ना, जब आप बहुत पढ़ते हैं, है ना, तब जा कर के ये सब चीज़ें मिलता है। ये सब चीज़ हो जाएगा क्योंकि आप लोग टीचर बनेंगे, है ना। भविष्य वेता का निर्माण आप ही के हाथों से होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग देखें। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। कहता है कि बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। ठीक है, यह दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। कौन सी? तो मैथिली भाषा। आगे हम लोग देखेंगे विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति, देखिए विद्यापति को बिहार कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को बिहार कोकिल कहा जाता है। और यह प्रश्न आपको पूछा गया है, बिहार कोकिल, है ना, बिहार कोकिल कहा जाता है, कोकिल। और अगर बिहार कोकिला कह दे तो शारदा सिन्हा हो जाती है ना। अगर भारत की कोकिला कह दे, है ना, तो ये लता मंगेशकर हो जाती हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो ये अकबर के राज दरबार में जसवंत और, है ना, बशावन नामक, है ना, अकबर के राज दरबार में जसवंत एवं दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित किया। महाभारत और अकबर नामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हीं की सौंपी गया था, इन्हीं को सौंपा गया था। देखिए पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जसवंत और जो दशावन है ना, ये बहुत ही प्रमुख, मतलब समझिए कि प्रमुख चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार थे। और पूछा जा सकता है कि ये जो चित्रकारी करने वाले जो लोग हैं, ये जो कलाकार हैं, किनके दरबार में रहते थे। आपको पर्सनालिटी दे देगा, अकबर, है ना, जहांगीर, है ना, शेरशाह, औरंगजेब। अब इस ऑप्शन में जो आपको लगेगा मारिए। तो क्या कहता है यहाँ पे, अकबर के राज दरबार में। ये दोनों लोग किसके दरबार में थे? अकबर के राज दरबार में। तो याद रखिएगा, तब बनेगा आपसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में संगीत, है ना। देखिए पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली, है ना। ख्याल और ठुमरी, पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। और बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि प्रदान किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहारी बुलबुल किसको कहा जाता है? बिहारी बुलबुल, है ना। तो बिहारी बुलबुल चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। चिंतामणि को बिहारी बुलबुल कहा जाता है। और बिहार के जो कोकिल है विद्यापति को कहा जाता है। और कोकिला शारदा सिन्हा को कहते हैं, बिहार की कोकिला। और भारत की जो कोकिला है वो लता मंगेशकर को कहते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने बिहार के बुलबुल की उपाधि भी प्राप्त करने वाले चिंतामणि को हम लोग देख लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की लिपि, है ना, उर्दू की लिपि। देखिए पहली जो भाषा हमारे बिहार का हिंदी है। द्वितीय भाषा अगर पूछे राज्य का तो आपका उर्दू हो जाएगा, है ना। देखते हैं उर्दू की जो लिपि है फारसी है, और फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना, है ना। उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा। लोगों को लगता है कि उर्दू मुसलमानों का यह शब्द हो जाता है ना। क्योंकि बात यह है कि भाषा को इस तरीके से सामने लोगों को रखा गया। अगर उर्दू का इतिहास रखेंगे, अगर इसको पढ़ेंगे आप लोग, तो पता चलेगा कि ये भारत के लोग बोलते थे, ये भारत के दिलों में बसता था, है ना। संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप लोग पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा है कि हम संस्कृत को ऐसे कह रहे हैं, है। ये संस्कृत तो मात्र छोटे से वर्ग जो लोग थे उन्हीं के बीच में यह समाया हुआ था, यह पॉपुलर नहीं हो पाया था। खैर छोड़िए, जब हम लोग भाषा के इतिहास जब पढ़ेंगे तब वहाँ से पता चलेगा। हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे तो भाषा की बहुत सारी बारीकियाँ थी, वो पता चला। एक टीचर है, थोड़ा सा मुझे जिक्र, 95 ईयर्स ओल्ड उनका उम्र था। और पूर्वी चंपारण के बहुत ही मशहूर, यानी कि भारत के जाने माने वो प्रोफेसर थे, जिनका नाम है रामाश्रय प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य की दुनिया में एक पिलर माने जाते थे। जब हम लोग उनसे जाते थे पढ़ने के लिए तो वहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोगों को बिठा के पढ़ाते थे। और पता चलता था कि BHU के प्रोफेसर हैं, पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के वो हैं, है ना। वैसे वैसे लोग पढ़ते थे। और आज बड़ा गर्व होता है कि हम लोग उनके शिष्य हैं। चलिए, उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है ना। और उर्दू की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई, है ना।
ये पूछा जा सकता है आपसे, उर्दू की उत्पत्ति क्या है, 11वीं शताब्दी में हुई। चलिए आगे हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला हमारा अध्याय नंबर 9 हो जाता है, 9, है ना। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, है ना। अध्याय 9 हो जाता है हमारा। और 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उसमें सबसे प्रमुख राज्य है बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ है, इसके आप डिस्क्रिप्शन पॉइंट पे अगर जाएंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो एक बार हमें व्हाट्सएप पे हाई करिए, हम आपको ज्वाइन कर देंगे टेलीग्राम, ठीक है। और मेरा नंबर हो जाता है, आप नोट कर सकते हैं, 84 060, है ना, 51 999 हो जाएगा, है ना, 999 हो जाता है। 84 060 51 999 हो जाता है। आप चाहें तो इस पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और हम आपके लिए ही है, आपको किसी भी चीज़ का परेशानी नहीं होने देंगे, खास करके आपके तैयारी के पीरियड में, चाहे वो टीचर के लिए हो या बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो, है ना। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए दुनिया में एक बात आपको बता दें, दुनिया में आप कल के टीचर बनेंगे आप, तो हर बच्चों को क्या होता है, मेरे यहाँ जितने भी विद्यार्थी, चाहे दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, कोई किसी को आईएएस नहीं बनाता है। आईएएस बनने की जो क्षमता होता है वो खुद उस लड़के को डेवलप करना पड़ता है। अगर वेट करेंगे कि हम टीचर के मतलब सब निर्भर हो जाएं और आप सोचेंगे कि हम आईएएस बन जाएंगे, तो कभी नहीं होता है। आपको खुद पहले करना होगा, है ना। शिक्षक एक आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हैं, है ना। पढ़ने का और बहुत सारा जो चीज़ होता है उसको खुद आप अपने जेहन के अंदर उसको अपने बौद्धिकता, अपने आचरण, अपने डिसिप्लिन में ढालना पड़ता है। अगर आपने 1 साल तक किया तो कोई भी आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। 1 साल काफ़ी है। अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी कर रहे हैं तो 1 से 2 साल, 2 साल बहुत हो गया, इससे ज़्यादा टाइम लगाएं। बहुत सारे लोगों को ख़राब लगता होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ख़राब लगता होगा। टाइम पास करने के लिए बहुत सारा टाइम है, बहुत, जैसे हमारे जो, खैर छोड़िए, आगे बढ़ा जाए पढ़ाई को लेकर के, नहीं तो फिर बात बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे प्रमुख है बंगाल, अवध और हैदराबाद, है ना। देखिए आगे हम लोग देखेंगे तकावी ऋण। तकावी ऋण जो है पूछा जा सकता है, कहा जा रहा है किसानों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला ऋण जो है, इसका जो उद्देश्य है पैदावार को बढ़ाना है। आपसे पूछा जा सकता है कि तकावी ऋण क्या है। देखिए किसानों को सिंचाई करने के लिए, किसानी करने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसी को तकावी ऋण कहा जाता है, ताकि इससे किसान, है ना, अपने किसानों में क्या कर सकता है, अपने किसानी में कुछ न कुछ डेवलप करके पैदावार को बढ़ाए, यही उद्देश्य है। आगे देखिए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को देखेंगे तो 1681 से 1743 तक, यानी 1600 कितना हो जाएगा, 1743 तक, 1681 से 1743 तक सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक है, वह एक विख्यात थे, है ना। और सबसे ज़्यादा यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है, क्यों जय सिंह को लेकर के इसलिए पूछा जाता है कि इन्होंने खगोल शास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, है ना। उन्होंने पर्यवेक्षण जो शालाएँ थी इसका उन्होंने स्थापना करवाया, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कुछ याद करिए ना याद करिए, बट ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना, कि पर्यवेक्षणशाला का निर्माण उन्होंने कहाँ कहाँ करवाई, है ना। तो सबसे पहले ये आगरा हो जाता है ना। आगरा के बाद आपका दिल्ली हो जाएगा, और दिल्ली के बाद क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाता है, और जयपुर के बाद क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, है ना। और मथुरा के बाद क्या हो जाता है, उज्जैन हो जाएगा, है ना, उज्जैन हो जाता है। ये 5 जगह जब उन्होंने निर्माण करवाया, इसी में से आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि पर्यवेक्षणशाला की जो निर्माण है,
जो जयपुर में हुआ किसने करवाई थी, है ना, तो कौन हो जाएगा, सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने कितने पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करवाया, तो ये पाँच उन्होंने 5 जगहों पे कराया, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी रेखा गणित, यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद भी किया, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ से, चलिए आज समाप्ति कर देते हैं। ये 7th क्लास में इतनी बढ़िया बढ़िया आपको फैक्ट दिया है, इतनी अच्छी अच्छी बात दिया है। अगर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम इतिहास ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, हम ज़्यादा गहराई तक जाना नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि आगे की क्लास में हम लोग उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसा देश वैसा ही भेष, है ना, तब जाके ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर आप लोग तो बहुत सारा चीज़ें पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा ये अंतिम सेशन होता है 7th क्लास का, जो आज हम लोग ख़त्म करेंगे। यह 7th क्लास का SCERT की किताबें हैं, SCERT की किताबें हैं। और देखिए BPC कंप्लीट करना है तो NCERT पढ़ लीजिए, अगर NCERT नहीं भी पढ़ते हैं तो ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। SCERT की किताबें एक बार पढ़ लीजिए, 3 महीना का टाइम लगेगा। अगर NCERT SCERT किताब करते हैं तो बैठ जाइए रूम पे, 5 महीने में पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद आप UPSC के क्षेत्र में और BPSC के क्षेत्र में आइए, 1 से 2 साल में कंप्लीट कर जाइएगा, है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, है ना। शिवाजी का जो जन्म है, हम लोग मराठा पढ़ने वाले हैं, और इसमें कहता है कि शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था, है ना। देखिए इनके जो दादा हैं, इन्हीं के दादा इनके गुरु भी बने। हालांकि शिवाजी ने अपने माता को भी गुरु माना, और ये देखिए दादाजी को इन्होंने गुरु माना, जिनका नाम है कोंडदेव, है ना। कोंडदेव नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम है रामदास, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका नाम है रामदास, है ना। यह महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। देखिए शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी होते हैं, संभाजी, है ना। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हो जाते हैं, संभाजी हो जाते हैं। और शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। आप कुछ याद करिए या ना करिए, है ना, ये अष्टप्रधान जो है याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है, तो ये आपका मराठा से हो जाता है, शिवाजी से संबंध होता है अष्टप्रधान का। अगर कहीं आपसे पूछ दे अष्टदिग्गज का संबंध किससे है ना, अष्टदिग्गज का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये आपके कृष्णदेव राय से हो जाता है ना, कृष्णदेव राय से हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी के साथ हो जाता है, मराठा, है ना, शिवाजी के साथ, ठीक है, शिवाजी के साथ हो जाएगा। और जब अष्टदिग्गज की बात आएगी तो ये कृष्णदेव राय हो जाते हैं, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन होता था, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो है यह पेशवा होता था, पेशवा, है ना, पेशवा को बनाया जाता था। ये सर्वोच्च पद था अष्टप्रधान का, जिसमें 8 लोग शामिल थे, है ना। एक मंत्री परिषद की तरह होती थी, जिसका निर्णय करने का हक सिर्फ शिवाजी को था, है ना। और इसमें जो प्रथम पेशवा है बालाजी विश्वनाथ होते हैं, जो प्रथम पेशवा है, याद रखिएगा इसको, बालाजी, है ना, बालाजी है, विश्वनाथ इनका नाम है, बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा है। पूछा जा सकता है आपसे, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, है ना। और शाइस्ता खां की बात करें तो औरंगजेब के मामा थे शाइस्ता खां। हालांकि शाइस्ता खान के ऊपर अटैक हुआ, शिवाजी ने किए, लेकिन अपनी जान बचा करके शाइस्ता खां भागे। दूसरा अभियान जो है आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में हुआ।
और जय सिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में एक संधि होता है। उसी संधि को स्वीकार करके, है ना, शिवाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको, है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। और शिवाजी ने, है ना, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया, है ना। रायगढ़ में पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक उन्होंने कहाँ करवाया, तो रायगढ़ में करवाया, है ना, रायगढ़ में करवाया। अच्छा देखिए, इनके बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि जब ये छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, जब ये राज्याभिषेक करने के लिए मराठा के ब्राह्मणों को जब चुना, तो मराठाओं ने उनको ये कहा कि तुम शूद्र हो। ऐसे में शिवाजी शूद्र थे, है ना, जिसके वजह से वहाँ के ब्राह्मणों ने इनकी राज्याभिषेक नहीं की। तो बहुत सारा धन संपत्ति दिया ये बनारस के पंडा को, तब जाकर के उनको क्या किया, उनको उनका राज्याभिषेक करवाया। तब से छत्रपति शिवाजी कहा जाने लगा। हालांकि अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिएगा ये जो पेशवा होते हैं, पेशवा, है ना, ये जो पेशवा है, और पेशवा को सबसे सर्वोच्च पद पे रखा जाता है, और ये ब्राह्मण होते हैं। बाद में यही पेशवा जो है शिवाजी के राज्य को क्या करता है, हड़प लेता है। यही शिवाजी के राज्य को क्या करता है, हड़प लेता है। आप देखे होंगे, है ना, ये कोई मस्तानी मूवी था, तब मस्तानी कोई रणवीर सिंह का कोई मूवी था, है ना, उसी दिखाया हुआ है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिल्म से भी बहुत सारा साहित्य मिलता है। साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है ना। जो साहित्य है समाज का दर्पण होता है और सच दिखाता है, ठीक है। और हम भी कभी कभी सच दिखाते हैं। अगर आप अपना चेहरा आईना में देखने के बाद अपना ही चेहरा देख के अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में क्या किया था, स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया, है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग चौथ का चर्चा मिलता है। चौथ का, मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले यह जो है, जो चौथ है, यह लिया जाता था। जैसे मानते हैं कि बहुत सारे अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको चौथ जो है देना पड़ता था, ताकि उन पर हमला ना हो पाए, है ना। अपने हमला से बचने के लिए उपज का 25% जो है कर देते थे, किसको, शिवाजी को, मराठा को। और ये होता था चौथ बोला जाता है इसको, है ना, चौथ। और एक सरदेसाई भी बोलते हैं, सरदेश मुखी भी इसको बोलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक है सरदेश मुखी। देखिए, मराठों के बड़े जमींदारों, है ना, मराठों के बड़े जमींदारों परिवारों सरदेश मुखी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले में लिया गया उससे धन था 9% या 2% लिया जाता था, है ना, 9 या 10% लिया जाता था, जिसको हम लोग सरदेश मुखी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ, है ना। आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, है ना, ठीक है। उसके बाद 56 में हुआ था, है ना। उसके बाद ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ, जिसमें मराठा बुरी तरह हार गया। और यहाँ सदाशिवराव जो भाऊ थे वो हार जाते हैं, यानी कि अहमद शाह अहमदाली, यानी कि अफ़गानों के बीच में और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठा बुरी तरह हार जाता है ना। और ये कहानी है 1761 का, और 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का युद्ध हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखिएगा। इसमें कहता है कि गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद, है ना, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा क्या हो गई, खत्म हो गई। पूछा जा सकता है, बहुत भी आई है, गुरु पद की समाप्ति कब हो जाती है, तो गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु पद को समाप्त कर दिया जाता है। सिखों का नेतृत्व जो है, उनका शिष्य जो है, जिनका नाम है बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया, लेकिन बाद में यह 12 मिसल में बट गया, है ना, 12 मिसल में बट गया। और बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना। और देखिए एक चीज़ और भी यहाँ से, 12 जब मिसलों में बटा, तो एक मिसल है सुकरचकिया मिसल, है ना, जिसका संबंध रंजीत सिंह से है, पूछा जाता है ना। तो ये हो जाता है बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान ने किए हैं। देखिए इस किताबों में इतना डिटेल्स भी नहीं है,
लेकिन जितना है आपके एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी है। हम लोग जब तक 8th 9th 10th ये सब नहीं पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। तो आप कोशिश करिए वहाँ से पढ़ने का भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा इस सेशन का अंतिम अध्याय हो जाता है। आपके पास अगर 7th का किताब होगा तो 10वां में लिखा हुआ हमारे इतिहासकार है ना। अंतिम अध्याय हमारा 10वां हो जाता है हमारे इतिहासकार। देखिए सर यदुनाथ सरकार का जन्म जो है 10 दिसंबर 1870 में हुआ था, जिनकी प्रमुख रचनाएं क्या हो जाती है, शिवाजी एंड डिज टाइमस। अगला देखिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। अंतिम कृति की बात करिए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया है ना। अगला देख सकते हैं इसमें अंतिम जो इनका कृति है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। और यहाँ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगला हम लोग पुस्तक प्रारंभ करेंगे है ना। तो आपका ये जो सेशन है 7th क्लास का जो SCERT है 7th क्लास का है ना, SCERT की किताबें आज हम लोगों ने समाप्त किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले पुस्तक के साथ है ना एकदम अलग एनर्जी के साथ मिलते हैं। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए है ना, और अच्छा से पढ़ाई भी करिए, टाइम तो बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।